डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट। और इसमें हम पढ़ने जाएंगे स्विट्ज़रलैंड को, जो दुनिया का तो स्वर्ग है ही है पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन एक बहुत पुराना गणतंत्र भी है। एक ऐसा देश है जो पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश, लेकिन यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी देखने को मिलेगा। और स्विट्ज़रलैंड में कई कानून आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे मछली पकड़ने का, जुआ खेलने का, जो अन्य देशों के लिए अचरज की बातें होती हैं। और स्विट्ज़रलैंड के लोगों का चरित्र, स्विस बैंक जिसमें दुनिया भर का घोटालों का पैसा जमा होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लोग जो हैं वो अपना चरित्र इतना उज्ज्वल रखते हैं कि वो उसका ब्याज तक लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड और इसके बाद फ्रांस दुनिया का प्राचीनतम गणतंत्र, और दुनिया में फ्रांस के लोगों ने जो संविधान की बात की है वो बहुत उल्लेखनीय है। तो फिर हम फ्रांस के पढ़ेंगे, तो ये 4 पार्ट होंगे, 2 स्विट्ज़रलैंड के होंगे और 2 फ्रांस के होंगे। स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, ये जॉन ब्राउन मेसन ने कहा है। रिपोर्ट कहते हैं स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है। तो हम स्विट्ज़रलैंड की पढ़ाई जब शुरू करते हैं इसको समझना, तो हम सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं। इसकी लगभग 50 लाख की जनसंख्या है और 16,000 वर्ग मील भूमि का यह देश विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से है। साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल, रेड क्रॉस का मुख्यालय और विश्व प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल है। लेकिन राजनीति विज्ञान विद्यार्थी के लिए ये उससे भी अधिक है। ये प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। ये विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य है। रिपोर्ट इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है। अब इस स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक व्यवस्था। तो नंबर 1, विविधता में एकता। स्विट्ज़रलैंड समस्त विश्व में विविधता के बीच एकता का आदर्श उदाहरण है। स्विट्ज़रलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत प्रबल है। स्विट्ज़रलैंड में लगभग 74% जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन और 1% रोमन भाषी हैं। लेकिन इन भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा देकर निकाल लिया गया। इसी प्रकार 58% लोग प्रोटेस्टेंट, 40% रोमन कैथोलिक, 1% यहूदी और 1% अन्य हैं। लेकिन इन सभी धर्मों ने धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप में लिया है कि इन धार्मिक भेदों ने राष्ट्रीय एकता को निर्बल करने के बजाय सुदृढ़ किया है। यहाँ एक ही धर्म के अनुयायियों की भाषा अनेक है और एक ही भाषा बोलने वाले विविध धर्मों के अनुयायी हैं। इसके अतिरिक्त कैंटनों की, जो स्विट्ज़रलैंड के राज्य हैं, सीमाएं भी धर्म और भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से भिन्न है। इन विविधताओं के बीच एकता का सबसे प्रमुख कारण स्विस लोगों की उदारता, शालीनता और एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण स्वभाव तथा गहरा देश प्रेम ही है। इन सब के कारण धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के भेद प्रबल नहीं हो सके। और ब्रुक्स के शब्दों में स्विट्ज़रलैंड ने यह दिखा दिया कि उन लोगों में भी घनिष्ठ सहयोग और संभावना हो सकती है जो कभी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र थे, जो आज भाषा व धर्म के द्वारा व्यापक रूप से विभाजित है। और ये एकता भारत जैसे राज्यों के लिए तो एक उदाहरण है। जॉर्ज ब्राउन मेसन कहते हैं, भाषा और धर्म संबंधी स्पष्ट विविधता के होते हुए भी जिस कोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अनेक अध्ययनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें उससे ये प्रमाणित होने की आशा दिखाई देती है कि उन राष्ट्रों में भी उच्च कोटि का सहयोग संभव है जिनकी संस्कृति संबंधी व्यापक भिन्नता पाई जाती हो तथा जिनमें स्वतंत्रता की शक्तिशाली परंपरा चली आई हो। दूसरा है सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संपन्न समाज। स्विस समाज एक अत्यधिक सुसंस्कृत समाज है। स्विस लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में शालीनतापूर्ण ढंग से और मर्यादित तौर तरीकों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संघीय सभा, संघीय परिषद या राज्य व्यवस्था की अन्य कोई भी संस्था हो, संस्था के सदस्य अपने समस्त कार्य शांति, समझ और ईमानदारी के साथ संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लॉर्ड ब्राइस संघीय सभा के कार्यक्रम के संबंध में लिखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपना कार्य संपन्न करती है। सभा के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते, न ही ऐसे भाषणों की प्रशंसा की जाती है। वे तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलतापूर्वक ढंग से संपन्न करने में ही संबंध रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड में सामाजिक जीवन में सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता को अपनाया गया है।
जैसे संघीय सभा व्यवस्थापिका और संघीय परिषद स्विस कार्यपालिका के आपसी संबंध देखते हैं हम। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा की कार्रवाई में बहुत सक्रिय भाग लेते हैं, लेकिन सभा द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर कार्यपालिका द्वारा पद त्याग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपने गहरे व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण ही स्विट्जरलैंड में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था या अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था को न अपनाते हुए अपने देश की समस्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय किया गया है। प्रबल राष्ट्र प्रेम और अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण स्विट्जरलैंड सदैव विश्व के विभिन्न देशों के झगड़ों से बचता है। 2001 तक तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ही नहीं ली थी। अब नेक्स्ट आता है स्विस लोगों का चरित्र। स्विस नागरिकों का चरित्र ही बड़ा वह तत्व है जिसने स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण बनाया है। ये लोग बड़े शांतिप्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। इनमें सूझबूझ, विनम्रता और सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है। ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं तथा बिना किसी आदेश या स्वार्थ के उसका संचालन करते हैं। सामान्यतः सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहारिक निर्णय, उदारवादी तथा भावना के प्रवाह में न बहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्जरलैंड में हैं उतने और किसी देश में मिलने दुर्लभ हैं। नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव और मध्यम वर्ग की प्रबलता। हॉन्सन ने एक स्थान पर लिखा है कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, किंतु स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है तथा स्विट्जरलैंड के अधिकांश लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी तथा भीषण दरिद्रता की समस्या वहाँ पर नहीं है और न ही जनता में आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष और रोष है। धनीमानी वर्ग भी है, लेकिन यह वर्ग ऐसे संपत्ति अहम से पीड़ित नहीं है जो उसे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग से दूर धकेल देता है। नेक्स्ट है उग्र दलबंदी और व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन दलबंदी की भावना बहुत उग्र न होने के कारण स्विट्जरलैंड राजनीतिक दलों की उन अनेक बुराइयों से अछूता है जो अन्य देशों में विद्यमान है। अन्य यूरोपीय देशों, अमेरिका और भारत आदि में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की एक बड़ी जमात है जो राजनीति को भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है। वे व्यावसायिक राजनीतिक वाग्वीरता के आधार पर जनभावनाओं को उत्तेजित करने तथा षड्यंत्रों के आधार पर सत्ता प्राप्त करने की चेष्टा में लिप्त रहते हैं। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः व्यक्ति राजकाज में रुचि, समाज सेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। बहुदलीय बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते। स्विस राजनीति शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार रहित है। आज की दुनिया में अन्य देशों के नितांत विपरीत स्विस राजनीति में धन और शक्ति और बाहुबल की शक्ति का अभाव बहुत है। राजनीति से जुड़े आर्थिक लाभ बहुत कम है और राजनीतिक पद से कोई शान शौकत नहीं जुड़ी है। संघीय परिषद कार्यपालिका के एक सदस्य से जब ये पूछा गया कि वह रेल की तीसरी श्रेणी में क्यों यात्रा कर रहा है तो उसका उत्तर था क्योंकि कोई चौथी श्रेणी नहीं है। भारत जैसे देश में जहाँ जरा सा पद मिलते ही आदमी बड़ी गाड़ी खरीद के और अपना प्रभाव दिखाता है, स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई दिखावा है ही नहीं। नेक्स्ट है वीर पूजा का नितांत अभाव और लोकतंत्री जागरूकता। स्विट्जरलैंड में वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप, कुछ विशेष नेताओं के प्रति जनता के पूर्ण समर्पण का भाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में कभी भी करिश्माती या चमत्कारिक नेतृत्व की स्थिति नहीं रही। यदि स्विट्जरलैंड में आज भी जनसभाएं, लोक निर्णय और आरंभ की व्यवस्था बनी हुई है तो इसका बहुत प्रमुख कारण जनता में इन्हें बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में पूरी सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं और व्यवस्थापिका की त्रुटियों तथा भूलों को सुधारते हैं। वे लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने ना तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने पर इनका प्रयोग करने से चूके हैं। जॉन ब्राउन मेसन के अनुसार स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप, अ हैप्पी आइलैंड इन सी अनरेस्ट है। स्विस नागरिकों की इस जागरूकता का ही परिणाम है कि विश्व के अन्य देशों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और उसके उपकरण नितांत अव्यवहारिक प्रमाणित हो चुके हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में इनके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। अब अगर हम स्विट्जरलैंड की आर्थिक व्यवस्था देखें तो इनका जीवन स्तर तो काफ़ी अच्छा है। उदारवादी दर्शन का बड़ा प्रभाव है और संविधान और राज्य व्यवस्था का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम समय सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। आज स्विट्जरलैंड में विश्व के अन्य किसी भी देश की तुलना में सामाजिक सुरक्षा की अधिक व्यापक स्तर पर व्यवस्था है। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए
प्रबंध संभवतः इंग्लैंड, अमेरिका और पश्चिम यूरोप के अन्य देशों की तुलना से भी उत्तम है। सभी कैंटोनों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। सभी असहाय लोगों के लिए राजकीय कोष से सहायता की व्यवस्था है। दुर्घटना में उसे पहुंची आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमे की व्यापक और समुचित व्यवस्था है। बेरोजगारी लगभग नहीं है, तो ये अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है। तो ये हमारा स्विट्ज़रलैंड से संबंधित उनकी एक सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयास था, जो हमें बताता है कि स्विट्ज़रलैंड जो है अपने आप में अनोखा कैसे है। और इससे हमें पता भी चलता है कि वास्तव में स्विस जो लोग हैं वो क्यों इतना ज़्यादा अपने देश के प्रति सम्मान करते हैं। जब हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को पढ़ेंगे तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्विट्ज़रलैंड में जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसमें एक पैसे का खर्चा नहीं होता है। एक पार्क में ही सारा कुछ चुनाव हो जाता है और अधिवेशन भी हो जाता है, और कोई किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता है, कोई राजनीतिक तनाव नहीं होता है। हाथ उठा के लोग जो है वोट दे देते हैं। तो ये हमारे जैसे देश में जहाँ एक चुनाव बहुत ही महंगा और बहुत ही हद तक हर पहलू पर हम देखें तो बहुत खर्चीला होता है, स्विट्ज़रलैंड में जो चुनाव व्यवस्था है वहाँ की राजनीतिक जो हैं कोई बड़े भारी भाषण नहीं देते हैं, सिंपल बात करते हैं, व्यवहारिक हैं, और वह चाहते भी नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड के लोग कि वहाँ हीरो वर्शिप हो। क्योंकि जहाँ पे हम हीरो वर्शिप की बात करते हैं कहीं ना कहीं हम एक तरह से अधिनायकवाद को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। स्विट्ज़रलैंड में लोग राजनीति में तभी आते हैं जबकि उन्हें देश सेवा के लिए उतरना जरूरी हो, कोई महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आते। तो स्विट्ज़रलैंड में जब हम पढ़ेंगे तो कोई उसमें ठेके नहीं है, कोई अलग से पैसा नहीं है, और एक आम जो उनके अधिकारी होते हैं और बड़े बड़े राजनयिक हैं या हमारे कहना चाहिए कार्यपालिका प्रमुख जो हैं स्विट्ज़रलैंड के, वो भी सिंपल बस में वैसे ही जाते हैं जैसे आम लोग जाते हैं, वो भी वही टिफ़िन लेकर जाते हैं जैसे आम लोग जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में कोई दिखावा नहीं है। तो ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था आज आपने पढ़ी और आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को पूरा आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको और ध्यान से पढ़ेंगे और स्विट्ज़रलैंड के संविधान को पढ़ के उन्हें आश्चर्य मिश्रित खुशी का अनुभव होगा कि दुनिया में ऐसा भी देश होता है। और ये है कि हम अपने भारत देश की कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ भी अच्छा ही मिले उससे सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।